9th ऑफ जैन 2026 को सिल्वर $120 पर आउंसेस को टच कर एक नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड सेट कर देता है। इससे ठीक 18 महीने पहले 7 अगस्त 2024 को इसकी प्राइस सिर्फ $27 पर आउंसेस थी। यानी सिर्फ 18 महीने में सिल्वर ने करीब 200% का रिटर्न दिया है। लेकिन फिर 9 जैन के बाद इसमें एक बड़ा क्रैश देखा जाता है। 6 फैब 2026 को सिल्वर का प्राइस $120 पर आउंसेस से गिरकर $65 पर आउंसेस तक पहुंच जाता है। ये लगभग 40% का एक बड़ा क्रैश था। इतने बड़े क्रैश के बाद ढेरों सवाल सामने खड़े होते हैं कि कहीं ये कोई बबल तो नहीं था जो आज अचानक से फूटा है, या कोई ऐसा पर्सन जो मार्केट में आर्टिफिशियली प्राइस को इन्फ्लेट कर रहा है, या फिर इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है। हाँ, सही सुना आपने, ये कोई पहली बार नहीं है जो सिल्वर की प्राइस इतनी तेजी से बढ़े हैं। इससे पहले साल 1979 में सिल्वर में एक बहुत बड़ा मैसिव प्राइस एप्रिसिएशन देखा गया था। 1978 में जनवरी के महीने में 1 आउंस सिल्वर की प्राइस करीब $4.8 थी, लेकिन फिर प्राइस बढ़ते बढ़ते 1979 के एंड तक $48 पर आउंसेस चला जाता है। ये लगभग 966% का रिटर्न था। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो करीब 10,66,000 हो गए होते, और अगर वही आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आप करोड़पति बन चुके होते। आपकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 1,06,60,000 हो जाती। इससे पहले कि आपके मन में लालच जगे, मैं इस पूरे पिक्चर को क्लियर करता हूँ। अब 1979 का साल खत्म होने को है और एक नया साल शुरू होता है 1980। इसके शुरुआती दिनों में सब अच्छा चलता है। 21 ऑफ जैन 1980 को सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई $49 को टच करता है। लेकिन फिर अगले ही दिन कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अगले ही दिन सिल्वर बुरी तरह से क्रैश हो जाता है। 4 ऑफ फेब 1980 को सिल्वर की वैल्यू $49 से गिरते गिरते $34 तक पहुंच जाती है। लेकिन फिर 18 फेब को सिल्वर की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ती है, जो $48 से $35.75 पहुंच जाती है। ये कोई छोटा मोटा प्राइस एप्रिसिएशन नहीं था, ये टोटल 5.15% का जंप था। इस छोटे से पॉइंट को ऐड करने के पीछे मेरा कारण सिर्फ ये है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि जब भी ऐसे प्राइस एप्रिशिएट करते हैं तो हम अपने सारे रिसर्च को साइड कर देते हैं और ब्लाइंडली अपने ग्रीड या फोमो के चलते उन्हें खरीद लेते हैं, और फिर स्टॉक या कमोडिटीज वापस से क्रैश होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें एक ऐसा लॉस होता है जो शायद कभी नहीं होना चाहिए था। मेरी एक बात को आप हमेशा याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए ढेरों ऑप्शन मार्केट में हमेशा रहते हैं और आगे भी रहेंगे, तो प्लीज किसी फोमो के चलते अननेसेसरी डिसीजन ना लिया करें। अब टॉपिक पर वापस आए तो 18 फैब के बाद सिल्वर $35 से गिरकर सीधा $13 पर आउंसेस तक पहुंच जाती है, और एक बार फिर 15 में 1980 को सिल्वर वापस बढ़ना शुरू करती है और 21 सितंबर तक ये $18 से बढ़कर $22 तक पहुंच जाती है। इस बढ़ते प्राइस से लोगों में खुशी का माहौल होता है, सबको लगता है कि सिल्वर कमबैक कर रहा है। लेकिन फिर अगले ही दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं करी होगी। सिल्वर में एक बार फिर से एक मैसिव क्रैश आता है और 1982 तक सिल्वर गिरते गिरते वापस $5 पर आउंसेस तक पहुंच जाता है। इस प्राइस के बढ़ने का कारण यूनाइटेड स्टेट के 2 भाई थे जिन्हें दुनिया हंट ब्रदर के नाम से जानती है। इन्हें लगा कि इन्फ्लेशन के बाद से डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी और महंगाई बढ़ने से गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू बढ़ेगी। फिर 1973 से इन्होंने सिल्वर को खरीदना शुरू किया और क्रैश से पहले इन्होंने लगभग 100 मिलियन से 195 मिलियन आउंसेस खरीद चुके थे। लेकिन फिर मार्च 1980 में सेंट्रल बैंक अपनी मार्जिन टाइट करती है, जिसका मतलब था कि अब महंगाई नहीं बढ़ेगी या धीमी हो जाएगी, और ये रीजन था सिल्वर के क्रैश होने का। इसी तरह का क्रैश ईयर 2011 में भी देखने को मिला था। लेकिन अब 15 साल बाद आज ये सवाल फिर से उठता है कि आज 2026 में सिल्वर की बढ़ती प्राइस कहां तक जाएगी। इतने शॉर्ट पीरियड में इतना रिटर्न किसी को भी चौंका सकता है, लेकिन अगर हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएं तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं और हम एक सही नतीजे तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम सिल्वर के बनने के प्रोसेस को जानें तो 50% हमारे सवालों का जवाब हमें यहीं पे मिल सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिल्वर को माइन करके खदानों से निकाला जाता है, लेकिन ये सिल्वर वैसा नहीं होता जैसा हम उसे देखते हैं। ये एक ओर के फॉर्म में होता है, यानी चूने और मिट्टी के साथ ढेरों मेटल और मिनरल्स इसमें मौजूद होते हैं। 70 to 80% से ज़्यादा सिल्वर तब निकलता है जब हम कॉपर, लेड या जिंक की माइनिंग करते हैं और फिर कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम सिल्वर को ओर से अलग करते हैं। तो बात साफ है, सिल्वर पाने के लिए हमें लेड, जिंक और कॉपर की माइनिंग करनी होगी और सिल्वर को ओर से अलग करना होगा। इससे हम अननेसेसरली कॉपर, जिंक और लेड के प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ा देंगे, जितना शायद डिमांड भी नहीं होगा। किसी भी माइन ओनर के लिए सिल्वर का रेवेन्यू सिर्फ 10 से 15% ही होता है, जो अभी शायद थोड़ा बढ़ भी गया होगा, लेकिन इतना नहीं कि जिसके लिए ओनर्स बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके नई माइंस लगाएं, वो भी एक ऐसे मेटल के लिए जो काफ़ी वॉलेटाइल है। यानी इसकी प्राइसेस कभी भी मैसिव तरीके से ऊपर चली जाती हैं और फिर मैसिव तरह से क्रैश देखने को मिलता है। और इसी के साथ में कॉपर, लेड और जिंक की ओवर प्रोडक्शन से
इन मेटल्स के प्राइस फॉल कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का सिंपल सा नियम है, कोई चीज़ तब ज़्यादा महंगी होती है जब उनकी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो, और अगर डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो वो चीज़ महंगी होने के बजाय सस्ती होनी शुरू हो जाती है, जो हमारे केस में कॉपर, लेड और जिंक के साथ हो सकता है। अब आप ही बताइए कि कोई माइन ओनर ज़्यादा माइन करके अपने लेड, कॉपर और जिंक से आने वाले 85 से 90% रिवेन्यू के लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। जिसका मतलब साफ है कि सिल्वर एबेंडेंट क्वांटिटी में मौजूद होने के बाद भी इकोनॉमिक डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इस अर्थ प्लैनेट पर सिल्वर भारी मात्रा में अवेलेबल है। अप्रॉक्सीमेटली 560 मिलियन मैट्रिक टन सिल्वर इस अर्थ प्लैनेट पर अंडर द ग्राउंड और ओवर द ग्राउंड अवेलेबल है, जिसमें से अभी तक हमने सिर्फ 1.74 से 1.8 मिलियन मैट्रिक टन को ही माइन किया है, जो टोटल अवेलेबिलिटी का सिर्फ 0.4% है। यानी अभी भी 99.6% सिल्वर अनमाइंड है। इस 1.74 मिलियन मैट्रिक टन में से करंट यूज में सिर्फ 1.1 से 1.2 मिलियन मैट्रिक टन है, और रेस्ट 0.55 से 0.6 मिलियन मैट्रिक टन वापस नेचर में लॉस्ट हो गए, जिन्हें वापस से रिसाइकिल नहीं किया गया। अब बात करते हैं डिमांड साइड की, कि आखिर सिल्वर में इतने शॉर्ट टाइम में इतना मैसिव डिमांड आ कहां से रहा है, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या सच में सिल्वर की कमी है। तो देखिए, ग्लोबली सिल्वर की डिमांड 36,000 से 38,000 मैट्रिक टन है। सिल्वर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी करंट या कोई डेटा सबसे ज्यादा तेज सिर्फ सिल्वर के थ्रू पास हो सकता है। इस पूरे प्लेनेट में फिलहाल ऐसा कोई मेटल नहीं है जो सिल्वर को रिप्लेस कर सके और अल्टरनेटिव बन सके। इसी वजह से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, ग्राफिक कार्ड चिप्स और हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस में भारी मात्रा में यूज होता है। इसमें से लगभग 60% के आसपास यानी 21,000 से 22,000 मैट्रिक टन सिर्फ इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए होते हैं, और बचे हुए 40% से 20% ज्वेलरी के फॉर्म में है, और 18% के करीब में बार और सिल्वर के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, और बचे हुए 2% करीब फोटोग्राफी में यूज़ होता है। इस 36 से 38 मैट्रिक टन की डिमांड को पूरा करने के लिए हम हर साल लगभग 25,000 से 26,000 टन माइन करके निकालते हैं, और करीब 5,000 से 6,000 मैट्रिक टन हम हर साल रिसाइकिल करके अपने डिमांड को पूरा करते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी लगभग 3,000 से 5,000 मैट्रिक टन सिल्वर की शॉर्टेज रहती ही है, जिसे प्राइवेट एंटिटीज या गवर्नमेंट बैंक से लेकर पूरा किया जाता है। अब इससे ये बात तो साफ है कि फिलहाल के लिए सिल्वर की वाकई शॉर्टेज है, लेकिन क्या ये शॉर्टेज इनफ है जो सिर्फ 18 महीने में $27 के सिल्वर को $120 तक पहुंचा सके। एक्चुअल में जो सिल्वर की रैली है वो सिर्फ शॉर्टेज की वजह से नहीं, बल्कि और भी कई रीजंस हैं। सिल्वर की रैली साल 2016 में थोड़ा सा स्पाइक करता है, क्योंकि ये वो ईयर था जब कई कंट्रीज कोल एनर्जी, जिससे पॉल्यूशन बहुत होता था, उसे शिफ्ट होकर अडॉप्ट करती हैं रिन्यूएबल एनर्जी को। इस इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए कंपनीज को ढेरों सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट हुई। सोलर पैनल की डिमांड पिछले 10 साल में 17 से 20% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ी है, और एक स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल सोलर पैनल जो लगभग 2 स्क्वायर मीटर का होता है, उसमें ऑन एन एवरेज 20 ग्राम सिल्वर यूज होते हैं। फिर साल में और आगे बढ़ें तो ईयर 2020 से 2021 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती है। दुनिया की हर कंपनी इस रेस में लीडर बनना चाहती है। हर कंपनीज अपने ईवी लॉन्च करते हैं, जिससे होता ये है कि ईयर 2025 के एंड तक ईवी का मार्केट शेयर 20 से 25 तक चला जाता है। ऑब्वियसली ईवी में पहले से ही सिल्वर एक नॉर्मल इंजन वाले व्हीकल से 2 गुना लगता है, और अब ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी पर चलेंगी, जिसका मतलब है कि हमें अपने इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को और बढ़ाना पड़ेगा। तो अगेन फिर से सोलर पैनल की डिमांड बढ़ती है, और उनमें लगने वाले सिल्वर की भी। फिर आता है एक ऐसा समय जिसके बाद से सिल्वर की प्राइस स्काई रॉकेट हो जाती है। 13 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी लॉन्च होती है। ये दुनिया की टेक्नोलॉजी का एक बड़ा चेंज था। इसके बाद से ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज की वैल्यू लगभग खत्म होने लगी। हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलने लगी। इस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए अब हमें ढेरों जीपीयूज यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए थी। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो हम इसे सेमीकंडक्टर या चिप भी कह सकते हैं। इन चिप्स को बनाने के लिए सिल्वर एक बहुत ही एसेंशियल मेटल है, और कोई भी मेटल इसे रिप्लेस नहीं कर सकता। और फिर जनवरी 1 ईयर 2026 को चाइना अपने सिल्वर एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, ताकि वो अपने कंट्रीज के डिमांड को पूरा कर सके। चाइना के लिए पूरे दुनिया का लगभग 13 से 15% सिल्वर माइन करता है। अगर हम इसे इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में सिर्फ 2 से 3% ही सिल्वर माइन किए जाते हैं। तो अगर इतने बड़े मार्केट शेयर के बाद चाइना अपने एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, तो मार्केट में सिल्वर की शॉर्टेज और बढ़ जाती है, जिससे प्राइस सिर्फ 28 दिन के अंदर ऑल टाइम हाई पर चला जाता है। 29 जनवरी रात 8:03 पर सिल्वर अपना ऑल टाइम हाई $122 पर आउंसेस को टच करता है। लेकिन फिर अचानक 1 घंटे के बाद 9:34 पर एक मैसिव क्रैश देखने को मिलता है। सिल्वर $122 से गिरकर सीधा $110 पर पहुंच जाता है। ये क्रैश कोई छोटा क्रैश नहीं था। यहाँ एक दिन में सिल्वर 12% क्रैश हुआ, और फिर उसके बाद से अब तक ये सिलसिला लगातार चलते आ रहा है।
इन 20 दिन में लगभग 9 से 10 बार तो ऐसे हुआ कि सिल्वर 10-12% क्रैश करता और अगले दिन वापस से 8 से 10% बढ़ जाता। लेकिन फिर 6 ऑफ फ़ैब 2026 को सिल्वर $64 के प्राइस को टच करता है। ये लगभग 47% का फॉल था जो सिर्फ 20 दिन के अंदर हुआ था। क्योंकि जब भी कोई एसेट इतने हाई वैल्यूएशन पर पहुंचती है तो फिर लोग यहाँ से एसेट को, जो कि हमारे केस में सिल्वर था, उसे सेल करना शुरू कर देते हैं। ये सेलर कोई नॉर्मल पब्लिक नहीं होते, बल्कि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या वो लोग होते हैं जो मिलियंस और बिलियंस में इन्वेस्ट करके रखते हैं। उनके सेल करने से मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि जो पहले खरीद रहे थे वही अब सेल करना शुरू करते हैं, तो इससे डिमांड भी गिरने लगता है। और अब इकोनॉमिक्स का नियम फिर से यहाँ पे लगता है कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो उन एसेट की प्राइस गिरना शुरू हो जाती है, और तब तक गिरती है जब तक डिमांड और सप्लाई बैलेंस ना हो जाए। ये जो गिरावट है ये सिल्वर को सेल करने से आया है। अब सवाल उठता है कि सिल्वर और कितना गिरेगा। तो देखिए, सिल्वर गिरेगा या बढ़ेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है, लेकिन अगर हम इसमें कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं तो हम इसके 50-50% चांस को कम कर सकते हैं। तो अगर आज 17 फ़ैब 2026 को देखें तो आज भी बहुत सारे इन्वेस्टर ने सिल्वर को सेल करने का ऑर्डर प्लेस किया है। यानी अभी भी पोटेंशियली सिल्वर के $64 पर आउंस से गिरने का चांस 50% से ज़्यादा है। यहाँ से अभी थोड़ा और करेक्शन देखा जा सकता है, और ये करेक्शन तब तक रहेगा जब तक मार्केट में सिल्वर की डिमांड वापस से नहीं बढ़ जाती। तो अब सवाल उठता है कि सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए, इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, लेकिन रिसर्च के हिसाब से आपको अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 10 से 20% हिस्सा गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए। या अगर आप सिल्वर को 5 से 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो आप 20% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिल्वर एक हेजिंग टूल है, ये आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि गोल्ड और सिल्वर में स्टॉक के साथ इन्वेस्ट करना आपके ओवरऑल रिस्क को कम करता है। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब स्टॉक मार्केट रिटर्न नहीं बनाते हैं तो उस वक्त गोल्ड और सिल्वर अच्छे रिटर्न देते हैं, और फिर जब स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न देना शुरू करता है तो गोल्ड और सिल्वर की प्राइस वापस से डाउन होनी शुरू हो जाती है। इसके पीछे का रीजन है कि लोगों के पास इन्वेस्ट करने को लिमिटेड पैसा है, और वो उस पैसे को गोल्ड सिल्वर से स्टॉक्स और फिर स्टॉक से गोल्ड सिल्वर में रोटेट करते रहते हैं। जब इकोनॉमी में प्रेशर होता है, जब इकोनॉमी में टेंशन होता है या कोई वॉर का सिचुएशन होता है, तो उस वक्त जो है लोगों के मन में ये फियर होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकता है। इसीलिए लोग सेफ एसेट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, और गोल्ड और सिल्वर एक सेफ एसेट होता है। यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी प्राइस इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती रहेगी। वहीं बात करें स्टॉक्स की, तो शायद जब वॉर हो तो उस वक्त स्टॉक की प्राइस इतनी क्रैश कर जाए कि कंपनी के पास पैसा ही ना बचे और कंपनी लिक्विडेट हो जाए। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर एक सेफ एसेट होता है। इसमें इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और हेजिंग कर सकते हैं, यानी अपने रिस्क को आप कम कर सकते हैं। सिल्वर की प्राइस अमेरिका में जिस रेट से बढ़ी है, इंडिया में उससे ज़्यादा रेट से बढ़ी है। रीज़न बहुत सिंपल है। जैसे सिल्वर की प्राइस $27 थी 18 महीने पहले, उस वक्त जो रेट चल रहा था डॉलर का वो $74 के आसपास में चल रहा था, और अब सिल्वर की प्राइस $120 पर आउंसेस है, और जो रेट है डॉलर का वो अभी 91 से 92 रुपीज़ है। इसलिए जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें ओवरऑल रिटर्न डॉलर के टर्म में ज़्यादा मिलता है। इसको हम करेंसी गेन या करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं।